और राष्ट्र की बात में अब मेरे साथ जुड़ गए हैं ऑल इंडिया एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी, जो कि आज तालकटोरा स्टेडियम में एक बड़े विरोध प्रदर्शन का हिस्सा थे जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ऑर्गेनाइज किया था। ओवैसी साहब, कैसे हैं? इस प्रदर्शन में आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चुनौती भी दी। मैं चाह रहा हूं आप यहीं से शुरू करें कि जब वो सऊदी अरेबिया के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री, आप उनको क्या चुनौती देना चाह रहे थे? चुनौती नहीं दे रहे, हम तो उनको एक एडवाइस दे रहे हैं, एक अनसॉलिसिटेड सजेशन दे रहे हैं कि उन्हीं के बीजेपी के कई जिम्मेदार लोग कहते हैं कि वक्फ तो है ही नहीं, इस्लामिक मुस्लिम कंट्रीज वक्फ नहीं है। तो मैंने प्रधानमंत्री को एक स्पेसिफिक एग्जांपल दिया कि मदीने शरीफ में प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे मुबारक के सामने एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, आप कोई भी चले जाए मिस नहीं कर सकते, बल्कि आप गूगल करके भी देख सकते हैं यहाँ बैठे दिल्ली में। उसमें लिखा हुआ है वक्फ उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, यानी ये प्रॉफेट मोहम्मद के बाद हमारे जो 4 खलीफे राशिदीन थे उसमें 3rd खलीफा थे, उस जमाने में जिन्होंने वक्फ की थी वो आज भी है। वो हमको बोल रहे थे कि आप जब पूछ लीजिए उन लोगों से, वक्फ है ही नहीं है। तो ये प्रॉब्लम ये है ना कि बीजेपी ये समझती है कि बस इंडिया में है और ये वो सो कॉल्ड इन्वेडर्स आए थे और वक्फ बन गया, ऐसा नहीं है। इस्लाम का एक बहुत बड़ा हिस्सा है वक्फ, और हम एग्जाम्पल देके बता रहे हैं, ओल्डेस्ट वक्फ है वो मदीने में। पर अब तो आपको मानक साहब और एक चीज, अगर आप मक्का चले जाएं तो जितने राजा रजवाड़े थे उनके दिए हुए वहां पर रुबात भी हैं, निजाम की रुबात भी है, भोपाल के नवाब की भी शायद रुबात है। तो भाई ये वक्फ है ना पूरा, ये तो जो आज भी इस्तेमाल हो रहा है। बल्कि हैदराबाद की रुबात में तो एक स्पेशल ड्रॉ होता, और जब ड्रॉ में नाम निकलता तो वहां पर उनको ठहराया जाता है वहां पे। अब तो आपको रिलीफ मिल गया सुप्रीम कोर्ट से, अगली 5 तारीख को सुनवाई है, तब तक 2 जो विवादित प्रोविजंस थे, प्रावधान थे, उनको रोक दिया गया है, तो कुछ तो राहत की सांस ली होगी ओवैसी साहब। नहीं, मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी और कॉशियसली अब कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने इंटरिम रिलीफ में दोनों सेंट्रल वक्फ काउंसिल, स्टेट वक्फ बोर्ड को कॉन्स्टिट्यूट नहीं करने का कहा, और जितने रजिस्टर्ड वक्फ प्रॉपर्टी है उनको डिलीट नहीं करना। मगर हमारी जो लड़ाई है मानक साहब, वो तो उन पूरे 48 अमेंडमेंट्स के ऊपर है। अब आप देखिए कि जो सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है आज की तारीख में वो है कि बीजेपी का कह रही है कि उनका पैम्फलेट पढ़िए आप, उनका एक 4 पेज का पैम्फलेट और एक बुकलेट है, उसमें कह रहे हैं कि 70% वक्फ प्रॉपर्टीज ऑक्यूपाइड है। तो भैया जब ऑक्यूपाइड आप मान रहे हैं तो आप लिमिटेशन एक्ट क्यों अप्लाई कर रहे हैं? तो लिमिटेशन एक्ट अप्लाई कर रहे हैं, आज जो एनक्रोचर्स 12 साल से बैठे हैं वो आज मालिक बन गए। दूसरा मानक साहब, जो वक्फ इवैक्यू प्रॉपर्टीज है उसको आपने वक्फ बोर्ड से छीनकर गवर्नमेंट कस्टडी में दे दिया, तो वक्फ बोर्ड उसका ओनर नहीं रहा। तीसरा, आप आज भी कह रहे हैं कि जो 5 साल का प्रैक्टिसिंग मुसलमान होगा, इस बात को देश को समझने की जरूरत है कि प्रैक्टिसिंग का मतलब कोई कन्वर्ट होना नहीं है। कोई भी आम मुसलमान को बताना पड़ेगा कि मैं इस्लाम को प्रैक्टिस कर रहा हूं 5 साल के लिए। अब मानक साहब के पास आके सर्टिफिकेट लूं या नरेंद्र मोदी के पास जाके लूं कि सर मैं प्रैक्टिसिंग हूं, देखिए मेरी दाढ़ी भी व्हाइट हो चुकी है, तो कैसे होगा? और इसको समझने के लिए पंजाब में एक संगरूर गांव है, वहां के हिंदू भाइयों ने मुसलमानों को जमीन दी मस्जिद बनाने की। बेंगलुरु में बादशाह साहब ने अपनी 1.5 एकड़ जमीन दी एक हनुमान टेम्पल को रेनोवेट करने के लिए। अब इस कानून जब बन गया है तो संगरूर के हिंदू तो वक्फ बोर्ड को नहीं दे सकेंगे, मगर बादशाह साहब हिंदू धर्म को दे सकेंगे। आप बताइए किस तरह का कानून है, बताइए आप कैसा बना रहे हैं? और फिर चौथा उसमें कि पोर्टल पे चढ़ाइए, 6 महीने में नहीं चढ़ाए तो वो चले जाएगा। तो ऐसे कई प्रोविजंस हैं जिसका जो, और सेक्शन 3C भी है जो कलेक्टर को पावर देता है। तो पूरा बिल ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और वक्फ बोर्ड को बर्बाद करके रख देगा पूरा वो। लेकिन आप तो वहां सुनवाई के दिन मौजूद रहे होंगे सुप्रीम कोर्ट में, वहां चीफ जस्टिस ने और बाकी जजों ने क्या कहा? इसमें कुछ अच्छी चीजें भी हैं, ऐसा नहीं है कि सारी चीजें गलत हैं। तो यानी कुछ तो ऐसा लगता है सुप्रीम कोर्ट में पूरी तरह से आपको जीत मिल जाए, इसकी संभावना कम लग रही है ओवैसी साहब। नहीं, देखिए मेरा मानना यह है कि आप जज नहीं है ना मैं जज हूं। हम अपनी बात जब आइंदा जब पेशी होगी उसमें हम रखेंगे और सुप्रीम कोर्ट को हम बताएंगे। देखिए, एक मीडिया ने रिपोर्ट किया कि 58 एकड़ जमीन वक्फ की
उत्तर प्रदेश के एक गांव में उसको गवर्नमेंट प्रॉपर्टी के तौर पर रजिस्टर कर लिया गया है। आप बताइए फिर कैसे होगा ये? तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये जो बिल लाया गया है ना, ये वक्फ को बचाने के लिए नहीं लाया गया है, ये सिर्फ वक्फ को बर्बाद करने के लिए लाया गया है। और बीजेपी का जो बुकलेट है, आप बीजेपी कहती है कि भाई 31% मुसलमानों में पॉवर्टी गुर्बत है, फिर प्रधानमंत्री बोलते अब्दुल, हम प्रधानमंत्री को बोलना चाह रहे अब्दुल पंक्चर बनाता है, हलाल की कमाई कमाता है, मगर अब्दुल ने देश के सबसे बड़े पूंजीपति की तरह किसी यतीम खाने पे तो अपना घर नहीं बनाया। ना अब्दुल का कोई ऐसा दोस्त है जो उसको एयरपोर्ट पोर्ट दे रहा है, और अब्दुल ऐसा भी नहीं है कि उसके अगर उसकी बीवी के पेट में लड़की है तो उसको मारता नहीं है, वो उसको पालता है, पोसता है और उन तमाम पैदा होने वालों को इस देश का जिम्मेदार नागरिक बनाने की कोशिश करता है। तो इस तरह से अगर कोई मिसालें देगा तो फिर क्या बचेगा बताइए? ओवैसी साहब, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ हुआ, आपकी उसकी अंडरस्टैंडिंग क्या है? सुप्रीम कोर्ट में इतनी सारी पिटिशंस आ गई, 100, 125, 150। जब एसजी ने समय मांगा तब बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं भैया इतनी सारी पिटिशंस आ गई इसलिए हमने समय मांगा। तो जो लोग ये कह रहे हैं सरकार तैयार नहीं थी, आधी अधूरी तैयारी से गई, ओवर कॉन्फिडेंस में गई और टाइम मांग लिया, फिर सरेंडर कर दिया, ये सब गलत है। आपका असेसमेंट क्या है ओवैसी साहब? नहीं, मेरा असेसमेंट कोई पर्सनल नहीं हो सकता। ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार है, प्रोगेटिव है। उन्होंने पहले दिन सुनवाई की और फिर उसके बाद मैं कोर्ट में था तो ऑनरेबल एएसजी साहब ने टाइम पूछा तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है। फिर दूसरे दिन सुनवाई हुई और इतने ज्यादा पिटिशंस आए तो सुप्रीम कोर्ट ने जनाब एजाज मकबूल साहब को जिम्मेदारी दी और उन्होंने 5 लोगों के केसेस को कबूल किया और सुप्रीम कोर्ट में बता भी दिया कि 125 पिटीशन नहीं होंगे, बस सिर्फ 5 रहेंगे। तो ये तो सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार है। अब इसमें मैं तो कैसा रीड करूंगा माइंड को, बट सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया वो यकीनन सेंट्रल वक्फ काउंसिल में नॉन मुस्लिम को आप नहीं बना पाएंगे और वक्फ बाय यूजर को आप छीन नहीं सकेंगे और जो रजिस्टर्ड नोटिफाइड प्रॉपर्टी है, मगर इससे हटकर जो सेक्शंस है जो हमारी राय में बिल्कुल आर्बिट्री है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, उससे तो बहुत नुकसान हो रहा है। मैं आपका असेसमेंट ओवैसी साहब पूछ रहा हूं सरकार की तैयारी पर। पहले 1 दिन का समय मांगा, फिर 7 दिन का समय मांगा, ऐसा क्यों हुआ? आपके हिसाब से क्या है? अब देखिए ना, ये जो बिल लाया गया है इसका तो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल तर्क ही नहीं दे पाएंगे वो लोग। मैंने आपको एग्जाम्पल दी कि संगरूर गांव में हिंदू भाइयों ने मस्जिद को जगह दी। अब क्या हिंदू भाई मस्जिद जगह नहीं दे पाएंगे? एक मुसलमान मंदिर को दे पाएगा, एक मुसलमान गिरजाघर को दे पाएगा, मगर कोई मुसलमान को दे नहीं पाएगा। और लिमिट आप बीजेपी इतना पुकारा कर रही है, ऑक्यूपाई हो रहा है, इंक्रोचमेंट, आपने लिमिटेशन एक्ट क्यों अप्लाई किया? आप लिमिटेशन एक्ट अप्लाई करके आप इंक्रोचर्स को मालिक बना रहे हैं। आप 5 साल का प्रैक्टिसिंग का लगाकर जो किसी और धर्म के लिए नहीं है आप वो वायलेट कर रहे हैं। इवैक्यू वक्फ प्रॉपर्टीज, पंजाब हरियाणा में तो इतने प्रॉपर्टीज हैं, उसका बिगेस्ट सोर्स ऑफ रेवेन्यू से आपने वक्फ बोर्ड को महरूम कर दिया। तो जितने भी अमेंडमेंट जो किए गए हैं मानक साहब, आप कभी आपके प्रोग्राम में को आएगा ना, ये जो तारीफ में आते हैं बड़े बड़े मौलाना लोग आते हैं, बड़ा बीजेपी का बाजा बजाते हैं, उनसे आप पूछे कि 4 सेक्शन के नाम बताओ जिससे एंक्रोचमेंट खत्म होगा, 2 सेक्शन का नाम बताओ जिससे रेवेन्यू बढ़ेगा, और 1 सेक्शन का नाम बताओ जिससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। एक नहीं बोल पाएंगे। और आप और हम तो प्रैक्टिसिंग लॉयर नहीं, आप 1 मिनट पकड़ लेंगे उनको, तुम क्या पढ़ रहे हो? तो ये तो झूठा प्रोपेगेंडा किया गया कि मुसलमान अरे इतनी प्रॉपर्टी है, कहां है सबके? तो आप तो वक्फ प्रॉपर्टी को एक हेटरेट क्रिएट करने का एक डिवाइस बना लिए। हमें लगा ओवैसी साहब जब सुप्रीम कोर्ट गए थे, हो सकता है कि आपका केस एक्सेप्ट हुआ है उन 5 केसेस में, तो शायद आप ही कुछ पैरवी करेंगे उसकी। आप नहीं करेंगे क्या? नहीं, कैसा करेंगे भाई? आप सुप्रीम कोर्ट है, प्रैक्टिसिंग लॉयर होना चाहिए आपको, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस है। यकीनन मेरी खुशकिस्मती रही कि मैं पार्लियामेंट की ज्वाइंट वर्किंग कमेटी का मेंबर मुझे जनाब ओम बिरला साहब ने अपने उस पर बनाया है, और मैं उसमें अपनी डाइसेंट रिपोर्ट दी 123 पेजेस की। तो ये बहुत अच्छी बात होगी कि सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हूं, उस पार्लियामेंट की ज्वाइंट वर्किंग कमेटी का मेंबर भी था, और मेरा लोकल स्टैंडर्ड ज्यादा है उन तमाम लोगों से, क्योंकि एक पार्लियामेंट में हमने उसको अपोज किया, पार्लियामेंट की स्पीच है मेरी, डाइसेंट रिपोर्ट है,
तो देखिए अब सुप्रीम कोर्ट में